हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम केंद्रीय बैंक का अर्थ और उसके कार्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय बैंक हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो समस्त बैंकिंग रचना का सिरमौर है। जितनी भी बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं उनकी शीर्षस्थ संस्था के रूप में जो बैंक कार्य करता है उसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक। भारत का भी अपना एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग अलग प्रकार से की है, लेकिन यदि हम केंद्रीय बैंक का एक जनरल मीनिंग देखें तो क्या है कि केंद्रीय बैंक वो बैंक है जो समस्त बैंकिंग रचनाएं, हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी बैंकिंग प्रणालियां कार्यरत है उनके ऊपर जो बैंक कार्य करता है उसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य होता है देश की मौद्रिक और साख व्यवस्था को नियमित, नियंत्रित और संचालित करना है। अब मौद्रिक नीति कैसे संचालित होती है, जिसके अंदर केंद्रीय बैंक ये निर्णय करता है कि आपने को अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना है, मुद्रा की मात्रा को घटाना है, या हमारी साख सृजन की मात्राएं बढ़ानी है या घटानी है। इन सब बातों का निर्धारण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने केंद्रीय बैंक की अलग अलग प्रकार से परिभाषा की है। सबसे पहले यदि अपन इसकी परिभाषा देखें तो सैमुअलसन के अनुसार, सैमुअलसन ने इसको परिभाषित किया है। सैमुअलसन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक आधार के नियंत्रण की जिम्मेदारी निभाता है। मौद्रिक आधार के नियंत्रण की जिम्मेदारी यानी मौद्रिक नीति का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और ये हमारी हाई पावर मनी, उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। तो देश की मौद्रिक और बैंकिंग रचना के शीर्ष पर जो संस्था है या जो हमारी उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित करेगा उसको अपन कहेंगे केंद्रीय बैंक। अगली जो परिभाषा दी है, डी कॉक ने भी इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। डी कॉक के अनुसार, डी कॉक ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि वह बैंक जो देश की मौद्रिक व बैंकिंग रचना का सिरमौर होता है उसको अपन कहते हैं केंद्रीय बैंक। यानी केंद्रीय बैंक हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्थाओं या बैंक जितने भी बैंक कार्यरत हैं उन सब की शीर्षस्थ संस्था है। और हमारी जो मौद्रिक संरचनाएं कार्यरत है, जितनी भी मौद्रिक प्रणालियां हमारी अर्थव्यवस्था में होती है उनकी शीर्षस्थ संस्था के रूप में यह बैंक कार्य करता है। तो जो परिभाषा हमने सैमुअलसन और डी कॉक के द्वारा दी है उनको देखा तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है या केंद्रीय बैंक होता है वो देश के अंदर मौद्रिक नीति का संचालन करता है और देश के अंदर जितनी बैंकिंग व्यवस्थाएं या जितनी बैंकिंग कंपनियां कार्यरत है उनकी शीर्षस्थ संस्था के रूप में ये कार्य करता है। अब देखिए इसके कार्य क्या है। अगर अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखने के लिए आते हैं या केंद्रीय बैंक के कार्य लिखने के लिए आते हैं तो दोनों का अर्थ या दोनों का आंसर एक ही होगा, क्योंकि हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी वही कार्य होंगे जो एक देश के केंद्रीय बैंक के होते हैं। तो अपन केंद्रीय बैंक के कार्यों के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य भी देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, क्योंकि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सबसे पहला यदि अपन इसका कार्य देखें तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या करता है? नोट निर्गमन करने का कार्य करता है। पहला कार्य इनका नोट निर्गमन करना, नोट जारी करना। निर्गमन करना मतलब होता है जारी करना। जितने भी प्रकार के अर्थव्यवस्था में नोट हैं, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो क्या काम करेगा कि हमारे यहाँ पर जितने भी प्रकार के पत्र मुद्रा जारी की जाती है, या हम यूँ कहें कि हमारे यहाँ पर 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 2000, ये जो नोट जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? हमारे देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा या हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो केंद्रीय बैंक का एक मुख्य कार्य होता है नोटों को जारी करना। केंद्रीय बैंक अगर नोटों का निर्गमन करता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है हमें कि हमारी मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता, एकरूपता और जनता का जो विश्वास है वो बना रहता है।
क्योंकि एक ही संस्था यदि नोट का निर्गमन कर रही है तो उसके द्वारा जारी की जाने वाली जो मुद्रा होगी उसके अंदर निश्चित रूप से एक जैसी उसकी इकाइयाँ होंगी, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं और जनता का विश्वास भी ऐसी मुद्रा में बना रहता है। तो मुख्य और प्रमुख कार्य है नोट जारी करना या नोट निर्गमन करना। भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी मैंने जैसे आपको बताया विभिन्न प्रकार की पत्र मुद्राएं निर्गमित करता है। सेकंड इसका कार्य यदि अपन देखें तो सरकारी का बैंकर, एजेंट और सलाहकार। सरकार का बैंकर, एजेंट व सलाहकार सरकार का बैंकर है ये केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया, या हम यूँ कहें हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकार का बैंकर है, एजेंट और सलाहकार है। सरकार के बैंकर के रूप में ये क्या करता है, सरकार के जितने भी मौद्रिक हिसाब किताब होते हैं उनका लेखा जोखा केंद्रीय बैंक के पास होता है। सरकार के द्वारा जितने भी आयात निर्यात किए जाते हैं उनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है और जो प्राप्त होता है भुगतान वो केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा हमारी सरकार को विभिन्न आर्थिक और वित्तीय मामलों में सलाह देने का जो काम है वो भी कौन करता है, केंद्रीय बैंक या हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो सरकार के बैंकर के रूप में सरकारी हिसाब या सरकार के जो भी देन लेन होते हैं उनका लेखा जोखा रखता है। सेकेंड हम कह सकते हैं कि सरकार के एजेंट के रूप में ये विभिन्न आयातों और निर्यातों का जो भुगतान प्राप्त होता है उसको लेता है और आवश्यकता पड़ने पर भुगतान देता भी है और सरकार को आर्थिक और वित्तीय मामलों में सलाहकारी भूमिका भी निभाता है। उसके बाद में तीसरा इसका जो कार्य है वो है ये बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है क्योंकि जितने भी व्यापारिक, व्यावसायिक और वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनकी शीर्ष संस्था पर यह बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये बैंकों का बैंक होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर हमारे जितने भी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको ऋण की सुविधाएं देता है और उनके जितने भी आरक्षित कोष होते हैं हर एक व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना होता है। तो जितने भी कोष हमारे सेंट्रल बैंक के पास आते हैं उन कोषों की सुरक्षा करने का दायित्व भी किसका होता है, केंद्रीय बैंक का ही होगा। क्योंकि व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक अपने कोष जब रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं उन्हीं के बदले में उन्हें ऋण की सुविधाएं भी मिलती है और उनके कोषों का वास्तविक संरक्षक कौन होता है, केंद्रीय बैंक। तो इसका तीसरा काम हो गया अन्य प्रकार के बैंकों के कोषों की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अगर हम केंद्रीय बैंक का चौथा कार्य देखें तो अंतिम ऋणदाता है क्योंकि ये बैंकों का बैंक है। ये बैंकों का बैंक होने के कारण उनके लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अगर किसी व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक की साख खतरे में पड़ गई है या उसको वित्तीय आपात स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि उसके पास कोषों की कमी आ गई है तो हमारा केंद्रीय बैंक उन समस्त बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तो नोट जारी करता है, दूसरा आपने कहा कि सरकार के बैंकर के रूप में उसके हिसाबों का देन लेन करता है, आयातों और निर्यातों का भुगतान प्राप्त करता है, आर्थिक नीति निर्धारण करने में मदद करता है। बैंकों का बैंक है, समस्त बैंकिंग रचना के शीर्ष पर बनाया जाता है। तो हमारे जितने व्यापारिक बैंक है उनके लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य भी करता है। पांचवा इसका कार्य यदि अपन देखें तो ये विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। पांचवा इसका कार्य है इसका कार्य विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक जितने भी विदेशी विनिमय होते हैं यानी हमारे जितने भी आयात निर्यात होते हैं या विदेशी विनिमय के माध्यम से हमें जितनी भी विदेशी मुद्राएं मिलती है उनकी सुरक्षा का दायित्व किसका होता है, केंद्रीय बैंक का। यानी ये हमारी विदेशी मुद्रा भंडारों की सुरक्षा करता है और हमारे जो विदेशों से लेन देन कार्य होते हैं विदेशी विनिमय दरों के माध्यम से उनको स्थिरता भी प्रदान करता है। यदि विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं तो देश की जनता का विश्वास नहीं रहता विदेशी विनिमय कार्य करने में। तो विदेशी विनिमय कोषों की सुरक्षा करने के साथ साथ विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व बनाने का दायित्व भी किसका होता है,
केंद्रीय बैंक का हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्यरत है और वही केंद्रीय बैंक के रूप में हमारे विदेशी विनिमय कोषों की सुरक्षा भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन विदेशी विनिमय कोषों की सुरक्षा के साथ साथ विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व भी बनाए रखता है। उसके बाद में छठा है समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य, समाशोधन गृह का कार्य सेंट्रल बैंक का ये भी एक मुख्य कार्य है, समाशोधन गृह का कार्य करता है। कैसे? जी, हर देश के केंद्रीय बैंक के पास उसके पास जितने व्यापारिक बैंक होते हैं उनके क्रियाकलापों की जानकारी होती है कि कौन से केंद्रीय बैंक की कैसी प्रकार की स्थिति चल रही है, कि कोई घाटे में तो नहीं है या किसी बैंक के पास वित्तीय आपात स्थितियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। तो उनकी शोधन क्षमता को बनाए रखने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक। यदि कोई बैंक खतरे में पड़ गया है, उसको वित्तीय आपातों का संकट सामना करना पड़ रहा है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? उसकी सहायता कर देगा। तो विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक बैंक है अपने हिसाब किताब या लेखे जोखे केंद्रीय बैंक के पास जमा कराते हैं और केंद्रीय बैंक उन हिसाब किताब और लेखे जोखों के आधार पर उसके समाशोधन क्षमता को बनाए रखता है कि अमुक बैंक की वित्तीय स्थितियां कैसी चल रही है। यदि कोई बैंक वित्तीय आपात से गुजर रहा है, यदि वो संकटों का सामना करने में असमर्थ है, तो केंद्रीय बैंक उसे फेल घोषित कर सकता है। जैसे अगर किसी की व्यक्ति की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, वो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो अपन कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति दिवालिया हो गया है। ठीक उसी प्रकार केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की शोधन क्षमता को बनाए रखता है और यदि कोई बैंक वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पा रहा है या उसके वित्तीय संसाधन कमजोर हो जाते हैं, तो हमारा जो केंद्रीय बैंक है उसको फेल घोषित कर सकता है। सातवां इसका जो कार्य है, साख का नियमन व नियंत्रण करना। देखिए केंद्रीय बैंक का लास्ट कार्य मैं बता रही हूँ, साख नियमन व नियंत्रण करना। साख नियमन व नियंत्रण, नियमन व नियंत्रण। हमारा जो केंद्रीय बैंक है हमारी मौद्रिक नीति को संचालित करता है। मौद्रिक नीति को संचालित करने से अभिप्राय है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकता है। इसके लिए चाहे तो अगर बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में तेजी आ गई है, साख सृजन की मात्राओं को घटाना है, तो केंद्रीय बैंक के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। और यदि हमारे यहाँ पर बहुत अधिक मंदी आ गई है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को बढ़ाना है, तो वो काम भी हम किसके माध्यम से करते हैं? केंद्रीय बैंक के माध्यम से। अब केंद्रीय बैंक साख नियमन और नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय करता है वो अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पर अपन इसके केवल कार्य देख रहे हैं। तो जो साख नियमन और नियंत्रण है वो केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है, जिसकी सहायता से हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को घटाया भी जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। तो साख नियमन और नियंत्रण ये काम करके देश की मौद्रिक नीति को सफलतापूर्वक संचालित करने का जो दायित्व है वो कौन निभाता है? हमारा केंद्रीय बैंक। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग रचना के शीर्षस्थ संस्था होने के कारण विभिन्न प्रकार के वित्तीय दायित्वों को निभाता है। वहीं दूसरी ओर हमारे लिए विभिन्न प्रकार के कार्य भी संपादित करता है। अब केंद्रीय बैंक के साख नियमन और नियंत्रण के क्या उपाय हैं या मौद्रिक नीति को ये किस प्रकार से संचालित करता है, उसके लिए कौन कौन से उपकरण हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।